वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और पाकिस्तान के नाम एक और एजाज़ भी हमारे पास आ चुका है। हमजा, सिंधी ज़ुबान में बनने वाली पहली फ़िल्म को इस्लामी दुनिया के अहम फिल्मी फेस्टिवल काज़ान में पेश कर दिया गया है। अच्छा, फिल्म की जो कहानी है वो दो भाइयों के गिर्द घूमती है जिनमें से एक कैंसर का मरीज़ है। वो अपने दर्द से निकलना चाहता है, मरना चाहता है। वो अपने भाई को दरख्वास्त करता है कि उसे मार दो। मतलब कि अ ट्रेन क्रॉसेस द डेजर्ट अब तक काज़ान में पेश होने वाली पहली सिंधी ज़ुबान की फिल्म। बिल्कुल, बड़ी ट्रेजिक किस्म की स्टोरी है। एग्जैक्टली। फिल्म के हिदायतकार और लिखारी राहुल एजाज हैं और उनका कहना है कि मज़कूरा फिल्म जो है वो हकीकी वाक़यात से मुतासिर होकर बनाई गई है। कैंसर के मरीज़ का किरदार उन्होंने अपने कज़न की बीमारी को देख कर बनाया है। और ये जो फिल्म है अ ट्रेन क्रॉसेस द डेजर्ट, इसको काज़ान से कबल अमेरिका, भारत, तुर्की में होने वाले मुख्तलिफ 6 फिल्म फेस्टिवल से जिसमें पेश किया जा चुका है। और यूं ये अब तक की वाहिद सिंधी मतलब की शॉर्ट फिल्म है जिसे निस्फ दर्जन से ज़ायद फिल्म फेस्टिवल्स में पेश किया जा चुका है। तो इस शॉर्ट फिल्म के हवाले से हम बात कर लेंगे। फिल्म के हिदायतकार राहुल एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहुल, अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा इस हवाले से हमें कि ये जो काज़ान फिल्म फेस्टिवल में पहली सिंधी फिल्म का शामिल होना, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात तो है, लेकिन इस फिल्म में जो पेश किया गया है, इस फिल्म के अंदर जो किरदार हैं और बाकी चीज़ें हैं, उनके हवाले से जो फेस्टिवल्स में पेश की गई थी पहले भारत के अंदर, टर्की के अंदर ख़ास तौर पर, क्या रिस्पांस रहा लोगों का और हकीकी कहानी है ये? बेसिकली ये काज़ान उसके लिए 8वां फिल्म फेस्टिवल था। हमारा पिछले साल के एंड से लेके इस फिल्म की जो जर्नी है वो शुरू हुई है। और पहले ये मेक्सिको में, टर्की में, इंडिया में, यूएस में जा चुकी है 7 फेस्टिवल्स में। और अभी काज़ान में जब ये आपकी फिल्म सिलेक्ट हुई है अ ट्रेन क्रॉसेस द डेजर्ट, ये इसके लिए 8वां था। और रिस्पांस मुझे हर जगह से बहुत अच्छा आया है क्योंकि एक तो ये बड़ी यूनिवर्सल थीम है एक तरह से, एक भाईचारा, म्यूज़िक, मौत, ये सब सारी जो थीम्स हैं आपकी, वो सारी इसमें एक जगह एक फिल्म में एक तरह से एक्सप्लोर की गई हैं। तो रिस्पांस तो मुझे बड़ा हर जगह से अच्छा है। आई हैव सीन पीपल जो बहुत ही इमोशनल रिएक्शंस आते हैं ऑडियंस के, सो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा राहुल, ये जो फिल्म है आपकी अ ट्रेन क्रॉसेस द डेजर्ट, इसकी कहानी जो है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और क्योंकि ख्याल आपने बताया कि ये रियलिटी पे बेस करती है स्टोरी, इसके हवाले से बताइएगा। इसका ख्याल बेसिकली 2018 से मेरे दिमाग में था। और ये एक्चुअली कहानी शुरू इस तरह से हुई थी कि मेरे कज़न आई हैड अ कज़न फारूक अहमद जो 22 साल की उम्र में उनकी कैंसर से डेथ हो गई थी। उसके बाद से एक ख्याल मेरे दिमाग में था कि मैं उसके लिए कुछ फिल्म एक बनाना चाहूँगा। और ये स्टोरी बेसिकली 2 भाइयों की कहानी है जो इंस्पायर्ड है मेरी और मेरे कज़न की जो दोस्ती से। 2 भाइयों की कहानी है। एक उसमें से उसको कैंसर है, वो बहुत तकलीफ़ में है, आखिरी स्टेज पर है। और वो इतनी तकलीफ़ में है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने भाई को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस तकलीफ़ से निजात दिलाओ, मुझे ज़िंदा नहीं रहना अब। बेसिकली ये है आपका कहानी का जो प्रेमिस है। और इसमें काफ़ी टाइम लगा था। एक तो इमोशनली बंदा अगर कोई ऐसी इतनी हैवी चीज़ लिख रहा होता है तो जो दिमाग पे और दिल पे असर पड़ता है एज अ राइटर, उसमें मुझे बड़ा टाइम लगा क्योंकि मुझे एक तो हिम्मत नहीं हो रही थी लिखने की कुछ इस तरह से, बिकॉज इट अफेक्ट्स यू अ लॉट। फिर मुझे 1-1.5 महीना लगा फाइनली जब मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि ये फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ। नाउ आई नीड टू मेक समथिंग फॉर माई कज़न। तो ये फिल्म इस तरह से एक बन के आई। तकरीबन आप कह सकते हैं कि दिस वाज 3 years इन द मेकिंग, मे बी 4 years इन द मेकिंग, लेकिन 6-7 महीने का प्रोसेस था जब इस तरह से फिल्म बनी है 2020 में, जस्ट बिफोर द पेंडेमिक। हम लोग ने एक दिन में शूट और ठीक है राहुल, आपकी मुश्किलात के बारे में भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह से शॉर्ट फिल्म बनाना, फिर इलाकाई ज़ुबान में आप बना रहे थे, कितना मुश्किल था ये सब? इसमें हर मसला था। बेसिकली पाकिस्तान में अगर मैं ये पाकिस्तानी फंडिंग से ये फिल्म बनाना चाहूँ तो ये फिल्म शायद कभी भी ना बन पाती। और क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होता कि मतलब हम लोग कुछ और लैंग्वेजेस में भी ट्राई कर सकते हैं। रीजनल सिनेमा इतनी बड़ी चीज़ होती थी पाकिस्तान में, अब वो है नहीं। उसमें हम लोग काम कर सकते हैं। आपकी इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो जाएंगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी पूरी इंडस्ट्रीज जैसे आएंगी तो आपका लोग सिनेमा देखेंगे। हमारे यहाँ हम लोग सिर्फ जो है ना मेन स्ट्रीम पे फोकस करते हैं और मेन स्ट्रीम को भी इतना अच्छा नहीं कर पाए, तो रीजनल तो बहुत दूर की बात है। सो ये फिल्म बनाने का मकसद एक और सिंधी में ये भी था कि एक छोटा सा स्टेप लिया जाए कि सिंधी
या सिर्फ सिंधी नहीं बल्कि मतलब सिंधी हो या बलोची हो या पश्तो हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, आपकी जितनी सारी लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान में उनमें सिनेमा बनाया जा सकता है। मेनली इसमें जो मसला होता है एज इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स पाकिस्तान में फिल्म बनाने का, वो ये होता है कि फंडिंग का मसला है। काफ़ी सारे मसले थे, मेनली आई वुड से कास्ट का इशू था। एक तो कास्ट, आपकी सिंधी एक्टर्स कहाँ। राहुल, ये जो आपकी फिल्म है वो तो एक आपने रियल स्टोरी को पिक किया और आपने उसमें बनाई, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे आप फिल्म बनाना चाहेंगे? मौज़ूआत तो हमारे पास जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा है। मेनली मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो सोशल इश्यूज़ या उसके अलावा आप उनको मिक्स करते हो एक पर्सनल इश्यूज़ के साथ, पर्सनल जो आइडियाज़ और फिलोसॉफिकल मौज़ूआत के साथ, ताकि वो सिर्फ एक तबलीग की तौर पे मैं एक फिल्म ना बनाऊं। मेरा मकसद ये होता है कि मैं किसी को मैसेज देने के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं आपसे बेहतर नहीं हूँ। मैं आपको कहानी बताऊंगा, आप मैसेज निकालना वो ऑडियंस का काम होता है। तो मौज़ूआत इस तरह से होते हैं मेरे कि आपने मोहब्बत पे बना लिया, आपने मौत पे बना लिया, आपने भाईचारे पे बना लिया, आपने फैमिली वैल्यूज पे बना दी फिल्म, उसमें आप कहानी बताते हैं। सो मेनली दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू एक्सप्लोर। म्यूजिक, डेथ, फैमिली, लव, रिलेशंस, इन पे मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा। उसके अलावा आप उनको सिचुएट करते हैं कहानी को इन टर्म्स ऑफ लाइक जहाँ पे भी, फिर वो सिर्फ जरूरी नहीं कि मैं सिंधी में फिल्म बनाऊँ हमेशा। सही है। मैं उर्दू में भी बनाई है और बना रहा हूँ एक और। सो या दैट्स प्रीटी मच। ठीक है राहुल, ये भी बताइएगा, मौजूदा हुकूमत की बात करें तो वो फिल्म की सनत के लिए कह रहे हैं कि हम फ़रोग़ के लिए कई इक़दामात उठा रहे हैं। एक लिखारी और डायरेक्टर होने की हैसियत से आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है? देखें, मुस्तकबिल फिल्म इंडस्ट्री का ये एक आपको हम प्रेडिक्शन बता सकते हैं, लेकिन ये अच्छा मैं नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत बुरा मुस्तकबिल नज़र आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान में। ये सारा डिपेंड करता है कि हम लोग एक्चुअली हमारी जो एफर्ट्स हैं, हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं, वो हम लोग उसको सही डायरेक्शन में परस्यू करें, सही डायरेक्शन में उसको एग्जीक्यूट करें। एक तरह से हमारा अभी तक जो मकसद एज अ फिल्म इंडस्ट्री, इफ़ वी कैन इवन कॉल इट दैट, वो ये रहा है कि हम लोग जल्द से जल्द फॉरेन इमीडिएट रिटर्न्स किस तरह से लाएं। हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे एज अ फिल्म इंडस्ट्री, भले वो रीजनल हो या मेन स्ट्रीम हो। हमारे पास अभी फिलहाल मेन स्ट्रीम ही है, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है। एक एज एन इंडस्ट्री आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है कि 20 साल बाद आपकी फिल्में देखी भी जाएंगी। ये जो आप 10 साल से फिल्में बना रहे हैं, इनमें से कोई एक ऐसी फिल्म हो जिसकी वो एक वैल्यू हो जो हम लोग 50 साल बाद भी उठा के देखेंगे, बोलेंगे यार ये पाकिस्तानी सिनेमा। गवर्नमेंट की सपोर्ट हो या ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट से आप मतलब मैं तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, ना करता आया हूँ, ना करने वाला हूँ। ये भी अभी तक जो भी सक्सेस थोड़ी बहुत मैंने हासिल की है, वो अपने और जो मेरी टीम है और जो मेरे कोलैबोरेटर्स हैं उनकी हेल्प से की है। तो आप गवर्नमेंट और इस आसरे पे बैठना हम लोग छोड़ दें बेसिकली, और खुद सोचें कि ऑडियंस को आपकी ट्रेन करना है, ऑडियंस को अच्छी फिल्म दिखानी है। अच्छी फिल्म सिर्फ जो आपके स्टेज ड्रामा लेवल की जो कॉमेडीज होती हैं वो अच्छी फिल्में नहीं होती। तो हम लोग को एक्सपेंड करना है कि सिनेमा का स्कोप क्या है, वो हम लोग को आइडिया नहीं है, बिकॉज हम लोग ने सिर्फ आज तक अंग्रेजी और हिंदी फिल्में देखी हैं। हमें और सिनेमा देख के पता चलेगा कि यार ये इस तरह का सिनेमा भी बनता है, इस तरह की फिल्में बनती हैं और ये पैसे कमाती हैं, लोगों को एंटरटेन भी करती हैं, मैसेज भी देती हैं और अच्छी कहानी भी बताती हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं और हम लोग को खाली चाहिए कि हमारे फिल्म मेकर्स को एक्चुअली थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम लोग किस तरह की कहानियां बताना चाह रहे हैं। इसी तरह से आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा एक तरह से सिक्योर हो जाएगा। बट अभी तक तो मुझे इतनी कोई खास एफर्ट्स उस डायरेक्शन में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वी डोंट लर्न इट इजी, वी ऑलवेज लर्न द हार्ड वे। हम लोग बड़ी मुश्किल से सीखते हैं एक लेसन। बहुत शुक्रिया राहुल एजाज, आप सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और हमजा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक फ़िल्म बनाई है, और क्योंकि इस तरह की हमने कम ही चीज़ें देखी। अच्छा, बिल्कुल एक बहुत अहम चीज़ है इकरा इसके अंदर कि आप किस तरह की शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं या फिल्म्स बना रहे हैं, जो भी चीज़ आप इवन ड्रामे भी आप बना रहे हैं, तो आपको ये देखना है। आमतौर पर ये कह दिया जाता है कि जिस तरह का पब्लिक देखना चाह रही है हम वैसा ही बना रहे हैं, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप जिस तरह का बनाएंगे पब्लिक वही देख लेगी। यहाँ तक भी तो पब्लिक को आप लोग ही लेकर आए हैं कि जी कि उनको दिखा के आप इस तरफ ले आए। और फिर
क्यों इन मौज़ूआत पर मूवीज़ नहीं बनती हैं जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर हों? हम पाकिस्तान में क्यों नहीं चाह रहे? ये बात बिल्कुल ठीक है, कॉमेडी के ऊपर जो स्टेज ड्रामों की कॉमेडी है उसके हवाले से अंदर चंद चुटकुले डाल दिए जाते हैं और वो मूवी को मुकम्मल कर लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि जी कि अवाम जो हैं वो इस तरह की मूवीज़ देखना चाहते हैं, अवाम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप अवाम को क्यों नहीं दिखाना चाह रहे हैं? अवाम तो वो वैसे मूवीज़ अच्छी फिल्म्स देख रहे हैं कि जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी होती हैं, अच्छा, मुख्तलिफ टॉपिक्स लिए जा सकते हैं। हमजा, हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा, हम अपनी फिल्म कोई भी बनाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि इसमें एंटरटेनमेंट का जो एक अंसर है ना वो लाजमी होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इससे कोई लेसन भी मिलना चाहिए, जो देख रहे हैं उनको लेसन एक मिले, कोई अच्छा लेसन जो है वो जो कि उनकी मतलब लाइफ के लिए के अंदर उनकी चीज़ों के लिए हेल्पफुल भी हो। ऐसे चंद एक मतलब डाल दिए जाते हैं अंदर सीन जिससे लोग थोड़े से खुश भी हो जाते हैं और एंटरटेनमेंट का अंसर मौजूद होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक पूरा जो है हम क्या कहें गुलदस्ता होना चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री तभी आगे जा रही होगी, ग्रो कर रही होगी। हुकूमतों को भी इस मामले पर देखना होगा, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनको भी सोचना होगा और इस चीज़ से निकल आएंगे जी कि जो आवाम चाहते हैं हम तो वही बनाते नहीं, जो आप बनाते हैं आवाम बेचारे वही देखने पर मजबूर हो जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया और बरतानवी प्रोड्यूसर जमामा गोल्डस्मिथ हैं, उन्होंने लंदन से ही लाहौर के सेट पर वापसी कर ली है। अच्छा हमजा, जमायमा ने इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट शेयर की है जिसमें से पहली तस्वीर में जमायमा को एक कैमरा स्क्रीन सामने बैठे हुए देखा जा सकता है और तस्वीर में पाकिस्तान के शहर लाहौर का बाजार नज़र आ रहा है जो कि वो अपनी फिल्म में दिखाने जा रही हैं। और जमायमा जो हैं वो लंदन में अपनी फिल्म के सेट पर मौजूद है और वहाँ से ऑनलाइन लाहौर का बाजार वो देख रही हैं। अपनी पोस्ट की कैप्शन में जमायमा ने लिखा है कि मगरबी लंदन से लाहौर के सेट पर उनकी वापसी हो गई है। वैसे क्या है मगरबी लंदन से लाहौर के सेट पर वापसी, ये भी वैसे बड़ी अच्छा देखो, अभी कुछ दिन पहले हमने शेयर भी किया था कि उनको रिक्शा चाहिए था, तो पता नहीं अब ये किस तरह की कोई कल्चरल मूवी है या क्या है। तो लग रहा है लाहौर को बहुत ज़्यादा किया जाएगा इस फिल्म में, क्योंकि लाहौर को आप दिखा रहे हैं सेट में, मतलब दिखा रहे हैं, उसमें बाजार दिखाया जा रहा है, फिर आप रिक्शे की डिमांड भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी थोड़ी सी ट्रक ना चाहिए, ट्रक का आर्ट है वो हम देख रहे हो और क्या पता पाकिस्तानियों को भी जो है कोई मौका मिल जाए, कोई चांस मिल जाए। पाकिस्तानी ट्रक्स जो है वो नजर भी आते हैं बाहर, उन्होंने वो अपनी बसेस को उस तरह से आर्ट में उनके डिफरेंट में कर दिया। अच्छा जी, आगे बढ़ें और ये तो देखेंगे कि क्या मंसूबा है जब ये पाया तकमील तक पहुंचेगा और सामने आएगा। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने CPEC के हवाले से फैलाई जाने वाली जो मुख्तलिफ अफवाहें हैं उनका गला घोंट दिया जी। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा है कि जो CPEC है उस मकाम तक जल्द पहुंचने वाला है जहां कोई उसको रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकेगा। इस्लामाबाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वफाकी वजीर ने कहा कि चीनी सरमाकारी बढ़ने से सिक्योरिटी की जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है और CPEC जो है मशरकी पड़ोसी की आंख में खटक रहा है और ये हम सब जानते भी हैं। चीन के साथ दोस्ती से 1 इंच भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। असद उमर साहब ने कहा कि कई चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान और चीन की क़यादत ने CPEC को जारी रखा हुआ है। बिल्कुल, उसके अलावा उन्होंने कहा कि CPEC के जो अगर जनूबी जोन की बात करें तो वो पाकिस्तान में कसीर जो है गैर मुल्की सरमायाकारी जो है उसकी वजह से आएगी। असद उमर साहब ने क्या कहा आपको वो सुना देते हैं। चाइनीज़ जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है और इसलिए सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है और अहमियत है वो भी बढ़ती जा रही है। दासू के प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ था उस पर दोनों साइड्स ने ज़ाहिर अफसोस भी किया। जो लोग जिन्होंने ये घिनौने जुर्म किया था और ये दहशतगर्दी की वारदात की थी उनको पकड़ा भी जाए और उनको सज़ा भी दिलवाई जाए कोर्ट्स के अंदर। CPEC जो है वो दुनिया में ताकतें हैं, ख़ास तौर पे हमारे मशरिक़ में हमसाया जो है उसकी आंखों में खटकता है, इसमें कोई शक नहीं है और वो निशाना रहता है। और ये निशाना जो है वो सिर्फ फ़िज़िकल अटैक की सूरत में नहीं होता, वो जो है वो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है। बिल्कुल ऐसे ही आपने वफाकी वज़ीर असद उमर साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा किया। हम इस पर बात करेंगे। CPEC एक्सपर्ट आमिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बड़े सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तानियों के जहन में और वो कई हम अकाउंट से देख रहे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आ रही होती है कि पता नहीं CPEC तो बंद हो गया है, CPEC पे काम नहीं हो रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। ग्राउंड पर क्या हालात हैं? जी, आपके सवाल के 2 पोर्शन है। पहला तो ये कि CPEC बंद हो गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। CPEC बंद होने के लिए स्टार्ट ही नहीं हुआ था। इसका बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पाकिस्तान में है तो उससे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना में अपने मुल्क में बनाया है जो इस CPEC को रिलेट करेगा, इसको ज्वाइन करेगा रोड लिंक्स के साथ, ट्रेन लिंक्स के साथ। और पाकिस्तान से ज़्यादा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में की है ताकि CPEC को एक्टिव किया जाए।
और जो दूसरी बात है कि CPEC आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं पूरी दुनिया में, जो मैं समझता हूँ वो कभी ये नहीं होती कि आप कि एक गवर्नमेंट स्विच कर गई है, दूसरी गवर्नमेंट आ गई है तो आप अपनी पॉलिसीज़ को और इतनी बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रिवर्ट कर देते हैं। बल्कि ये सिर्फ आप समझें कि थोड़ा सा मैं समझता हूँ चेंज आया था कि शायद हमारी वर्किंग स्लो थी। जैसे JCC की एक मीटिंग ऑलरेडी पहले डिले हो चुकी है, ये एक लम्हा फिक्रिया था। और फिर अभी भी जो मीटिंग रिसेंटली कंडक्ट हुई है, जो जिसमें जो प्रपोजल सामने आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए। अब देखिए, असद उमर साहब चूँकि प्लानिंग डिवीजन को हेड करते हैं, तो CPEC को अगर कहीं से सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स थी तो वो प्लानिंग डिवीजन से थी, क्योंकि CPEC अगर एक प्रपोजल लेके जाता था तो प्लानिंग डिवीजन ये कह देता था कि नहीं जी, ये काम ऐसे नहीं हो सकता। तो ये इतनी बड़ी रुकावट थी कि जिसको हमें बाईपास करना बड़ा ज़रूरी था। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये कुछ सजेशंस दे सकता है, ये चीज़ों को प्रपोजल सामने ला सकता है। जैसे अभी गवादर पावर प्रोजेक्ट, जो कोल पावर प्रोजेक्ट है, एक्चुअली ये बड़ी पुरानी एक प्रपोजल थी, बड़ी देर से थी। जनरल आसिम बाजवा साहब, रिटायर्ड जनरल आसिम बाजवा साहब जब CPEC के चेयरमैन थे, तब भी ये प्रपोजल मौजूद थी कि आप यहाँ पे कोल पावर प्रोजेक्ट लगाएं, लेकिन तब शायद 200 मेगावाट का था, अब ये 300 मेगावाट का इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप आज भी देखें कि गवादर को हम इतनी अहमियत दे रहे हैं, लेकिन पावर के लिए हम उस पर ईरान पे डिपेंडेंट हैं। वहाँ पे ईरान से पावर आ रही है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमें ये फैसले बड़ी जल्दी कर लेने चाहिए थे। एंड इट इज़ वेरी गुड कि ये अभी इन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है पावर का, उसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, शायद हमारे प्लानिंग डिवीजन वाले, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बहुत समझदार लोग हैं वो। अभी चेयरमैन शी जिनपिंग ने जो स्पीच डिलीवर की है UN में, उसमें उन्होंने कहा कि हम कोल पावर प्रोजेक्ट्स को डिस्करेज करेंगे। इट इज़ ओके कि पाकिस्तान के पास एनवायरमेंटल इश्यूज उतने शदीद नहीं है, यहाँ जैसे हमारा एक इंटरनेशनल कोटा है हवा में टॉक्सिक्स का, वो उस हद तक ख़राब नहीं है। लेकिन हमें इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया सारा बहुत सनी एरिया है, ड्राई एरिया है, अगर हम कोल पावर प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट और अगर किसी एरिया में कोई विंड कॉरिडोर है, तो वहाँ पे विंड पावर प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्योंकि जब ये सिटी अपने फ्लो में आएगा, ये सब कुछ होगा, ये 300 मेगावाट इज नथिंग। आपको यहाँ पे 3000 मेगावाट पावर भी कम पड़ जाएगी। तो हमें उसकी तैयारी आज से करनी चाहिए, हमें इन चीज़ों को आज से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, एक हम इसके दूसरे फेज़ की बात भी कर लेते हैं, उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दूसरे फेज़ में आप स्टार्ट करने जा रहे हैं? जी, पहले फेज़ में तो ज़्यादातर गवर्नमेंट का स्ट्रांस चाइना साइड से भी पाकिस्तान साइड से ये था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करें, और सेकंड फेज़ में ज़्यादातर ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली अभी रशिया के प्रोजेक्ट को बड़ा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। नो डाउट रशिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन अबाउट 997 एकड़ का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि वो बहुत सारी जगहों को इंटरलिंक करता है। फिर हमें उस एरिया में ख़ास तौर पे ये देखना चाहिए कि वहाँ के लोकल रिसोर्सेज क्या हैं। हमें लोकल रिसोर्सेज के मुताबिक वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लानिंग करनी चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे कुछ अर्सा पहले मैंने रशिया के पे जो पढ़ी, एक प्रपोजल पढ़ी कि जी हम यहाँ पे अपैरल सिटी बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे ऑटो सिटी बनाना चाहते हैं, सिलिकॉन वैली बनाना चाहते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल। फिर अगर आप वहाँ पे कुछ बनाना चाहते हैं तो वहाँ के लोकल रिसोर्सेज देखें। वहाँ पे आप जो हैं माइंस एंड मिनरल्स का काम कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा हो सकता है। वहाँ पे आप जिम स्टोन्स का बिजनेस कर सकते हैं। वहाँ पे आप फूड प्रोसेसिंग का और ड्राई फ्रूट प्रोसेसिंग का, और देयर आर अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें उसको भी रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है कि इस एरिया में किस बिज़नेस की ज़रूरत है, और लोकल
जो रिसोर्सेज हैं वो किस एरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी सेकंड फेज में चूँकि ज़्यादा काम होना है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जॉइंट वेंचर है, लेकिन मैं और भी कुछ प्रोग्राम्स में ये बात कह चुका हूँ कि जॉइंट वेंचर्स के लिए हम लोग अभी तक तैयार नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोगों के पास, पाकिस्तान के पास, हम बार बार कंप्लेंट करते हैं चाइना से कि चाइनीज़ अपनी लेबर लेके पाकिस्तान आ रहे हैं। वाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि अगर हम उन्हें स्किल्ड लेबर देंगे तो कोई भी मुल्क इकोनॉमिकली ऐसे चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये इकोनॉमिकल वायबिलिटी नहीं है। अगर हम उन्हें लोकल रिसोर्सेज देंगे, लोकल लेबर देंगे, स्किल्ड लेबर देंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल्ड लेबर है। हम उन्हें स्किल्ड लेबर देंगे, हमारे यहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे लोग पैदा करेंगे जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी हम इस सेक्टर में बहुत लेट हो चुके हैं। ठीक है सर, सिक्योरिटी के ऊपर बात करनी है। असद उमर साहब ने भी बात की, उनका कि चीनी सरमायाकारी जैसे बढ़ती जाएगी तो सिक्योरिटी जो है वो हमें मज़ीद बढ़ाना होगी। सिक्योरिटी इस वक्त कैसी है और मज़ीद इक़दाम क्या हैं जिनकी ज़रूरत है हमें? मेरा ख्याल है जी कि जैसे उन्होंने मशरकी हमसाए का नाम लिया, तो उन्होंने बड़ा महदूद करके शायद नाम लिया क्योंकि इंटरनेशनल कुछ तकाज़े होंगे इनके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने सी पैक की खुलेआम जितनी मुखालफत की है, खुलेआम की है, इट इज़ टू पेनफुल। ये उनको ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में डायरेक्ट मुदाखलत करने वाली बात थी, और वो अपने इन तमाम रवैयों से हर वो चीज़ जो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाती है वो इंडिया को दुख देती है। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं समझता हूँ जी कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट भी इसमें अपने कुछ कंसर्न ऐसे शो कर रही है कि जैसे वो अपनी कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज़ को यहाँ पे लाना चाह रही है। आई गॉट दिस न्यूज़ फ्रॉम चाइना। ये बट ऑन द अदर साइड अगर हम उनको देखें, अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ। सी पैक पे आप ये समझिए कि आप बड़े अर्ली स्टेजेस पे हैं। ये जो $67 बिलियन के प्रोजेक्ट हैं, ये बड़े अर्ली स्टेजेस के प्रोजेक्ट हैं। अभी तो बहुत सारे और प्रोजेक्ट आने हैं, बहुत सारी नई रोड्स। अभी ये जो JCC की जॉइंट मीटिंग हुई है, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें, नई प्रपोजल सामने आई हैं। ठीक है। और हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि चाइना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, ये बजट सपोर्ट नहीं है। अच्छा। ये बजट सपोर्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है जिसकी हमने पेमेंट्स इन्हीं प्रोजेक्ट से अर्न करके हमें वापस करनी है। ये बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती। अगर कोई समझना चाहता है तो मैं प्राइवेटली भी उसे समझा सकता हूँ कि आप ये कैसे होगा। नहीं, हमें मुझे लगता है समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया आपका, सबसुरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।